जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। भारतीय वायुसेना ने एडवांस यूएवीज की खरीद के लिए जारी करी आरएफआई। भारत ने पाकिस्तान के साथ सभी तरह का ट्रेड, पोस्टल सर्विसेज और शिप लिंकेजेस को किया बैन। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने दी इंडस नदी पर भारत के किसी भी स्ट्रक्चर पर स्ट्राइक करने की धमकी। वजीरिस्तान में पाकिस्तान के 50 सोल्जर्स की पैंट उतार के टीटीपी ने करवाया सरेंडर। और हाई इंटेंसिटी का कॉन्फ्लिक्ट के लिए पाकिस्तान के पास है केवल 4 दिनों की ही वॉर फाइटिंग कैपेबिलिटीज। भारतीय वायुसेना ने 3 हाई ऑल्टीट्यूड प्लेटफॉर्म सिस्टम्स, जिन्हें शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं हैप्स या फिर स्यूडो सैटेलाइट्स, तो उनकी खरीद के लिए आरएफआई जारी करी है। और जो भी वेंडर्स इसमें इंटरेस्टेड हैं तो वे 20 जून तक इसके लिए अपने रिस्पॉन्स सबमिट कर सकते हैं। बाकी आरएफआई के मुताबिक एयरफोर्स को जिस तरह के हैप सिस्टम्स की रिक्वायरमेंट है तो वो 20 किलोमीटर की ऊंचाई तक ऑपरेट करने में सक्षम होने चाहिए। ये ऑटोमेटिक टेक ऑफ एंड लैंडिंग और डेटा लिंक के साथ ये कम से कम 48 घंटे तक के ऑपरेशनल इंड्योरेंस टाइम के साथ आएंगे। और जबकि लाइन ऑफ साइट इन्वायरमेंट में इनकी जो टेलीमेट्री रेंज होगी वो कम से कम 150 किलोमीटर तक होगी। और आरएफआई के मुताबिक इसमें जो सैटेलाइट कम्युनिकेशन है वो कम से कम 400 किलोमीटर तक का होना चाहिए। और अपने ऑपरेटिंग ऑल्टीट्यूड से ये लगभग 50 किलोमीटर की रेंज तक डिटेक्ट करने में भी सक्षम होना चाहिए। और साथ ही नाइट या फिर लो विजिबिलिटी कंडीशंस में भी इफेक्टिव तरीके से ऑपरेट करने में सक्षम होंगे। और इनकी जो डिलीवरी है वो कॉन्ट्रैक्ट साइन होने के 18 महीनों के अंदर की जाएगी। और इनका इस्तेमाल मुख्य रूप से इंटेलिजेंस, सर्विलियंस और रिकॉनेसेंस मिशंस में किया जाएगा। और जबकि टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक इसी प्रोग्राम के साथ भारतीय वायुसेना 3 आई स्टार यानी कि इंटेलिजेंस, सर्विलियंस, टारगेटिंग एंड रिकॉनेसेंस एयरक्राफ्ट की खरीद वाले मामले पर भी आगे बढ़ रही है, जो कि अपनी सिंथेटिक एपरेचर रडार, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल और इंफ्रारेड सेंसर्स के माध्यम से एक महत्वपूर्ण इंटेलिजेंस इकट्ठा करने में मदद करेंगे। और रही बात ये स्यूडो सैटेलाइट्स या हैप्स वाले प्रोग्राम की, तो इस तरह के प्लेटफॉर्म को ऑलरेडी भारत के कुछ स्टार्टअप्स ने सफलतापूर्वक विकसित किया है। और ऐसा ही एक नाम है न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजीज। और जबकि एचएएल का जो कैट्स प्रोग्राम है तो उसमें भी इसी तरह का सिस्टम एक महत्वपूर्ण पार्ट रहेगा। बाकी आसान शब्दों में आप कह सकते हैं कि ये ऐसे यूएवी सिस्टम हुए जो कि सर्विलेंस के मामले में सैटेलाइट्स और यूएवीज के बीच के गैप को फिल करते हैं, क्योंकि ये ऑपरेट करते हैं पृथ्वी की स्ट्रेटोस्फेयर में। और जबकि इनका मैक्सिमम इंड्योरेंस टाइम लगभग 90 दिनों तक का भी हो सकता है, क्योंकि इनको पावर देने के लिए सोलर पैनल्स का भी इस्तेमाल इसमें किया जाता है। और इस तरह के सिस्टम्स की मदद से न केवल मिलिट्री एप्लीकेशंस बल्कि सिविलियन एप्लीकेशंस जैसे कि 4G या फिर 5G सर्विसेज रिमोट एरियाज में पहुंचाई जा सकती है। इसके अलावा भारतीय रक्षा मंत्रालय ने न्यू जनरेशन के वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम्स के लिए 48 लॉन्चर्स, 48 नाइट विजन साइट्स, 85 मिसाइल्स और एक मिसाइल टेस्ट स्टेशन, तो इनकी खरीद के लिए आरएफपी जारी करी है। और ये सारी खरीद बाय इंडियन कैटेगरी के तहत की जाएगी। लेटेस्ट मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, जिनमें ऑफिशियल्स के हवाले से बताया गया है कि पहलगाम वाले हमले से कुछ दिन पहले भारत की इंटेलिजेंस एजेंसीज ने आतंकियों द्वारा टूरिस्ट को निशाना बनाए जाने की आशंका जताई थी, विशेष तौर पर श्रीनगर के बाहरी इलाके में स्थित होटल्स में जो टूरिस्ट रुके हुए हैं उनको, जो कि जबरवान रेंज की तलहटी में है। और फिर एजेंसीज की वार्निंग के बाद इस एरिया में सिक्योरिटी प्रेजेंस को और मजबूत किया गया था। और जबकि इंटेलिजेंस के आधार पर सिक्योरिटी फोर्सेस ने लगभग 2 सप्ताह तक यहाँ पे व्यापक रूप से सर्च ऑपरेशंस भी कंडक्ट किए थे, लेकिन इन प्रयासों में ऐसी कोई सफलता नहीं मिली और फिर 22 अप्रैल को इस ऑपरेशन को बंद कर दिया गया था। और आप जानते हैं कि 22 अप्रैल वही दिन है जब आतंकियों ने पहलगाम में 26 इनोसेंट हिंदू टूरिस्ट को टारगेट किया। और जबकि ऐसे भी इनपुट्स मिले हैं कि जो आतंकी हैं वो इस तरह की नापाक साजिश को तब अंजाम देना चाहते थे जब पिछले महीने भारतीय प्रधानमंत्री कटरा से श्रीनगर तक की पहली ट्रेन को हरी झंडी दिखाने के लिए यहाँ की यात्रा में होते। और ऑफिशियल्स का कहना है कि पाकिस्तान निश्चित रूप से इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं है कि भारत कश्मीर वैली को देश के अन्य हिस्से से कनेक्ट करने के लिए रेलवे लिंक यहाँ पे ला रहा है। और इसलिए जो स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर्स सीमा पार बैठे हुए हैं तो वो कभी भी नहीं चाहते थे कि प्रधानमंत्री द्वारा इस पहली ट्रेन को हरी झंडी दिखाई जाने वाली विजुअल्स अंतर्राष्ट्रीय ध्यान जम्मू कश्मीर की तरफ खींचे और ये दिखाए कि किस तरह से भारतीय नेतृत्व में जम्मू कश्मीर डेवलप हो रहा है। और इसलिए संभावित रूप से इस इवेंट को रोकने के लिए उसे पहलगाम में उस कायरतापूर्ण हमले को अंजाम दिया था। बाकी इसके अलावा एक महत्वपूर्ण अपडेट यह है कि भारत ने अब अपने पोर्ट्स पर पाकिस्तानी शिप्स की एंट्री पर भी बैन लगा दिया है। और साथ ही जो इंडियन फ्लैग वेसल्स हैं तो उनको भी पाकिस्तान के पोर्ट्स को विजिट करने से प्रतिबंधित किया गया है। और इन रिस्ट्रिक्शंस को भारत ने अपने एसेट्स, अपने कार्गो और पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को सुरक्षित रखने के उद्देश्य के साथ मर्चेंट शिपिंग एक्ट 1958 के सेक्शन 411 के अंडर इंप्लीमेंट किया है। और अगले नोटिस तक ये प्रतिबंध जारी रहेंगे, और जिसके तहत पाकिस्तान फ्लैग वाली कोई भी शिप भारत के किसी भी पोर्ट को विजिट नहीं कर पाएगी। और रही बात इन ऑर्डर्स में किसी भी तरह की छूट दिए जाने की, तो वो केस टू केस बेसिस पर डिसाइड किया जाएगा। और भारत ने पाकिस्तान से होने वाले सभी तरह के डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इंपोर्ट पर बैन लगाया है, यानी कोई थर्ड कंट्री भी भारत और पाकिस्तान के बीच किसी भी तरह के ट्रेड में शामिल नहीं होगी। और इसके साथ ही भारत ने पाकिस्तान के साथ सभी पोस्टल लिंकेजेस को भी सस्पेंड कर दिया है। यानी कहने का मतलब यह है कि भारत ने
पाकिस्तान के साथ ट्रेड, पोस्टल सर्विसेज और शिपिंग लिंकेजेस इन सभी को कट ऑफ कर दिया है। बाकी भारत और पाकिस्तान के बीच डायरेक्ट ट्रेड तो ना के बराबर ही था, लेकिन जो इनडायरेक्ट ट्रेड था जो कि किसी तीसरी कंट्री के थ्रू पाकिस्तान से होते हुए यहाँ आता था, तो वो काफ़ी ज़्यादा था। और बाकी अगर किसी के मन में ये प्रश्न आ रहा है कि भारत कब तक ऐसे छोटे मोटे एक्शन लेता रहेगा, हालांकि ये छोटे मोटे एक्शन नहीं है, बहुत बड़े एक्शन है जिनका इफेक्ट इमीडिएट तो नहीं दिखेगा, लेकिन धीरे धीरे दिखना शुरू हो जाएगा। पर फिर भी अगर आपको लग रहा है कि भारत मिलिट्री एक्शन क्यों नहीं कर रहा है, या फिर हमारे कुछ निकम्मे पड़ोसी हैं जो कि हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन में आके लिखते हैं कि आप आ क्यों नहीं रहे हो, हम आपके इंतजार में बैठे हुए हैं, तो हमारे पड़ोसियों के लिए मेजर गौरव आर्या ने एक बहुत ही अच्छा संदेश दिया है अपनी वीडियो के माध्यम से कि पाकिस्तान पर भारत की पॉलिटिकल मार भी पड़ेगी, डिप्लोमेटिक मार भी पड़ेगी, इकोनॉमिकल मार भी पड़ेगी, मिलिट्री एक्शन तो होगा ही होगा। और भारत तुम्हें तब तक मारेगा और इतना मारेगा कि अगले 3 महीनों के अंदर तुम्हारी जो शकल है वो सूअर जैसी दिखने लगेगी। तो दोस्तों, मिलिट्री मार तो पड़ेगी, डिप्लोमेटिक मार पड़ेगी, इकोनॉमिक मार पड़ेगी, पॉलिटिकल मार पड़ेगी, और तब तक तुम्हें मारेंगे कि तुम जितने भी हो ना, जिनकी शक्ल इंसान जैसी है, तुम्हारी शक्ल अगले 3 महीने के अंदर सुअर जैसी लगेगी। आज का वीडियो सेव कर लेना पाकिस्तानियों। पाकिस्तान की फेक न्यूज़ फैक्ट्री से एक नई तरह की फेक न्यूज़ फैलाए जाने का प्रयास किया जा रहा है, जिसमें पाकिस्तान बेस्ड न्यूज़ चैनल जिसका नाम है ARY न्यूज़, तो इनके साथ कई सारे प्रो पाकिस्तानी सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं जो कि क्लेम कर रहे हैं कि भारत की डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी की DG लेफ्टिनेंट जनरल DS राणा को जबरन उनकी पोस्ट से हटाया गया है और उन्हें काला पानी यानी कि अंडमान और निकोबार भेजा गया है। भारतीय डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी के डायरेक्टर को काले पानी की सजा। मोदी सरकार ने जनरल DS राणा को फौरी तौर पर ओहदे से हटाकर जबरन अंडमान व निकोबार भेज दिया गया। दूर दराज का ये इलाका काला पानी के नाम से मशहूर है, जहां बरतानवी दौर में हुकूमत मुखालिफों को कैद किया जाता था। DS राणा का जबरी तबादला खुफिया रॉ दस्तावेज से जोड़ा जा रहा है। रॉ की लीक दस्तावेज की वजह से भारतीय खुफिया एजेंसी का दुनिया भर में मजाक बन गया था। तो आपको स्पष्ट कर दें कि ये क्लेम पूरी तरह से फेक है, जबकि एक्चुअल बात यह है कि लेफ्टिनेंट जनरल DS राणा को अंडमान और निकोबार कमांड के कमांडर इन चीफ के रैंक पर प्रमोट किया गया है और वे डिफेंस इंटेलिजेंस के पहले प्रमुख हैं जिन्हें भारत के ट्राई सर्विस अंडमान और निकोबार कमांड के कमांडर इन चीफ के तौर पर नियुक्त किया गया है। बाकी पाकिस्तान की जो मीडिया है या पाकिस्तान के जो ये कीबोर्ड वॉरियर्स हैं, इन्हें पता नहीं है कि भारत के जो ये अंडमान और निकोबार कमांड है ये चीन के लिए कितने बड़े सरदर्द की तरह है, और अगर एक्चुअल में देखा जाए तो चीन के लिए किसी काला पानी से कम भी नहीं है। इसके अलावा इसी प्रोपेगेंडा वॉरफेयर के तहत जो पाकिस्तान है तो वो भारत में खालिस्तान वाली एक्टिविटी को भी अंजाम देने की कोशिश में है, और जिसके चलते कई सारे पाकिस्तानी बॉट अकाउंट्स के माध्यम से ये फेक न्यूज़ फैलाई जा रही है कि भारतीय सेना की 21 सिख रेजिमेंट ने भारत के साथ लड़ने से मना कर दिया है। और इस क्लेम के साथ जो ये पाकिस्तानी अकाउंट्स हैं तो ये अपनी 2% वाली एडिटिंग के साथ रिपब्लिक टीवी की एक फेक पिक्चर भी एडिट करके वायरल कर रहे हैं। बाकी एक तरफ जहां पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने वार्निंग दी है कि अगर भारत ने इंडस वाटर ट्रीटी का उल्लंघन करते हुए इंडस नदी पर किसी भी तरह का स्ट्रक्चर बनाया तो पाकिस्तान उस स्ट्रक्चर पर मिलिट्री स्ट्राइक करेगा और हम इसे भारत के एग्रेशन के तौर पर देखेंगे। हालांकि वो बात अलग है कि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री को भी पता है कि ऐसा करने से पहले उनकी मिलिट्री की पैंट कितने बार गीली होगी। बाकी पाकिस्तान के रक्षा मंत्री तो ये भी कहते हुए दिखे हैं कि पाकिस्तानी सेना पूरी तरह से चौकस है, पाकिस्तान की एयरफोर्स पूरी तरह से तैयार है, और फिर चाहे रफाल आए या फिर उसका मामा, हम तैयार हैं। पर खैर, रफाल के मामा की तो बात छोड़ दीजिए, वो बात अलग है कि रफाल जब आएगा तो इनको पता भी नहीं चलेगा कहाँ से आया, कहाँ से घुसा और कहाँ से निकल के चला गया। और एक तरफ जहाँ पाकिस्तान के रक्षा मंत्री इतने बड़े बड़े दावे कर रहे हैं अपनी मिलिट्री को लेकर, वहीं दूसरी तरफ ऐसी भी रिपोर्ट्स है कि वजीरिस्तान में TTP ने 50 पाकिस्तानी सोल्जर्स को सरेंडर करने के लिए मजबूर किया है, और केवल सरेंडर नहीं करवाया गया है बल्कि उनकी यूनिफॉर्म उतारी गई है, उनकी पैंट भी उतारी गई है। और TTP के सामने पाकिस्तानी सोल्जर्स ने जो हथियार डाले हैं उसकी वीडियोस भी ऑलरेडी सोशल मीडिया पर चल रही हैं। बाकी ये हथियार डालना, पैंट उतार के खड़े हो जाना और सरेंडर कर देना, तो ये फिर से इस बात को साबित करता है कि इतिहास अपने आप को दोहराता जरूर है। और बाकी हम सभी को पता है कि पाकिस्तानी मिलिट्री पूरी तरह से तैयार है एक मास लेवल पर पैंट उतार के नया रिकॉर्ड बनाने के लिए। 7 दिन से ज़्यादा का समय हो चुका है पाकिस्तानी रेंजर्स द्वारा हमारे BSF जवान PK साहू को अपनी कस्टडी में लिए हुए, और डेली मीटिंग्स के बावजूद जो पाकिस्तानी रेंजर्स हैं वो अपनी औकात दिखाते हुए यही कह रहे हैं कि उन्हें अभी उनकी सीनियर अथॉरिटीज से ऑर्डर्स नहीं मिले हैं BSF जवान को छोड़ने के लिए। और अब इसी बीच एक बड़ा अपडेट ये सामने आया है कि आज सुबह राजस्थान सेक्टर में BSF ने भी एक पाकिस्तानी रेंजर को पकड़ा है जो कि हमारी साइड आया था। अब वो बात अलग है कि अगर पाकिस्तान वाले ये बोलें कि BSF ने उनके रेंजर को पकड़ा नहीं है बल्कि उठा के लाए हैं, तो फिर उस पर तो हम क्या ही कह सकते हैं। पर खैर, बात जो भी है, लेकिन उम्मीद है कि पाकिस्तानी रेंजर्स को उनकी सीनियर अथॉरिटी से जल्दी ऑर्डर्स मिल जाएंगे। इसके अलावा CRPF की 41 बटालियन के जो कांस्टेबल मुनीर अहमद हैं और जिन्होंने पाकिस्तानी नागरिकता वाली महिला के साथ शादी करी थी, तो मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्हें इमीडिएट इफेक्ट के साथ सर्विस से बर्खास्त कर दिया गया है, क्योंकि इन्होंने एक पाकिस्तानी नागरिक से अपनी शादी की इन्फॉर्मेशन को छिपाया और उसके वीज़ा की वैलिडिटी समाप्त होने के बावजूद भी
उसे जानबूझकर अपने वहाँ शरण दी और इसीलिए उनके इन एक्शंस को सर्विस कॉन्डक्ट के उल्लंघन और राष्ट्र सुरक्षा के लिए हानिकारक पाया गया है और इसी के चलते उन्हें सर्विस से डिसमिस किया गया है। इसके अलावा राजस्थान पुलिस की इंटेलिजेंस विंग ने जैसलमेर के एक निवासी जिसका नाम है पठान खान, तो उसे ISI के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार किया है और इंटेरोगेशन के दौरान इस बात का खुलासा हुआ है कि इस पठान खान ने कई सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को शेयर किया था और ये ISI के साथ लगभग 2013 से काम कर रहा है। यानी कि ये ISI को अभी से नहीं बल्कि कई वर्षों से इन्फॉर्मेशन शेयर करता आ रहा है और पाकिस्तान में ट्रेनिंग के दौरान इसे ISI के एक ऑफिसर ने जासूसी के लिए ट्रेन भी किया था और उसे टास्क मिला था भारत के बॉर्डर्स पर होने वाले मिलिट्री एक्टिविटीज़ के बारे में इंटेलिजेंस इकट्ठा करना। और तब से ही जो ये पठान खान है ये अपने पाकिस्तानी हैंडलर के साथ लगातार कांटेक्ट में था। बाकी इसके अलावा पहलगाम हमले की इन्वेस्टिगेशन के तहत इस बात की जानकारी भी सामने आई है कि जो पूरी कॉन्स्पिरेसी है तो इसे मुख्य रूप से लश्कर के अंदर बनाया गया था और वो भी सीनियर ISI ऑपरेटिव्स के निर्देशों पर, और इस योजना को पाकिस्तान में लश्कर के हेडक्वार्टर के अंदर फाइनल किया गया है। इसके अलावा एक अपडेट यह है कि श्रीलंका के भंडार नायके इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भारत से मिली सूचना के आधार पर एक स्पेशल सर्च ऑपरेशन कंडक्ट किया गया था क्योंकि भारत की तरफ से श्रीलंकन अथॉरिटीज़ को सूचित किया गया था कि उन्हें इस बात का संदेह है कि कुछ सस्पेक्ट्स जो कि भारत में वांटेड है तो वो इस फ्लाइट में चढ़े हैं। अंगोला के साथ अपने डिफेंस कोऑपरेशन को और मजबूत करने के उद्देश्य के साथ आज शनिवार को भारतीय प्रधानमंत्री ने अंगोला के आर्म्ड फोर्सेस के मॉडर्नाइजेशन के लिए $200 मिलियन के डिफेंस क्रेडिट लाइन को अनाउंस किया है, जो कि अंगोला को उनके डिफेंस फोर्सेस मॉडर्नाइज करने में काफ़ी मददगार साबित होगा। बाकी LOC के साथ लगातार 9वें दिन भी पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का उल्लंघन जारी है और जिसका भारतीय सेना भी पर्याप्त मात्रा में जवाब दे रही है। और ये बात तो स्पष्ट है कि जिस तरह से भारत के मिलिट्री एक्शन को लेकर पाकिस्तान के लिए एक सस्पेंस बना हुआ है, तो उसी वजह से जो पाकिस्तान है वो पैनिक मोड में जा चुका है। और अब इसी के तहत पाकिस्तान ने आज अपनी 450 किलोमीटर तक की रेंज वाली अब्दाली सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल को टेस्ट किया था और इस टेस्ट को लेकर पाकिस्तान की प्रोपेगेंडा विंग ISPR का कहना था कि ये जो मिसाइल लॉन्च है ये हमारी ऑपरेशन रेडीनेस को सुनिश्चित करेगा। और इस दौरान पाकिस्तान ने अपनी मिसाइल की टेक्निकल पैरामीटर्स को वैलिडेट किया है, जिसमें उसका एडवांस नेविगेशन सिस्टम और इन्हेंस्ड मैन्यूरेबिलिटी फीचर्स भी शामिल हैं। और जो ये अब्दाली मिसाइल है जो कि हथफर-2 के नाम से भी जानी जाती है, तो ये अपने साथ सिंगल कन्वेंशनल वॉरहेड को कैरी करती है और 500 किलोग्राम के पेलोड के साथ ये 450 किलोमीटर तक जा सकती है। वो बात अलग है कि इस तरह की मिसाइल्स को रोकने के लिए भारत के पास पर्याप्त मात्रा में एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम्स मौजूद हैं। बाकी कुछ ऐसी भी रिपोर्ट्स देखने को मिली हैं कि एक तरफ जहां पाकिस्तान अपने आप को ये दिखा रहा है कि उनकी मिलिट्री पूरी तरह से तैयार है, वहीं पाकिस्तान में आर्टिलरी एम्यूनिशन की भारी शॉर्टेज है और पाकिस्तान की जो वॉर फाइटिंग कैपेबिलिटीज़ हैं वो केवल 4 दिन तक की है, यानी कि वो केवल 4 दिन तक युद्ध लड़ पाएंगे। और अपनी आउटडेटेड प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ और ग्लोबल डिमांड की वजह से जो पाकिस्तान की ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज़ हैं तो वो पाकिस्तान के लिए सप्लाईज को रिप्लेनिश करने में काफ़ी स्ट्रगल का सामना कर रही है। और इसी वजह से अगर हाई इंटेंसिटी का कॉन्फ्लिक्ट होता है तो फिर पाकिस्तान का जो एम्यूनिशन रिजर्व है वो केवल 96 घंटे तक ही चलेगा। पर खैर इन सब के बावजूद हम पाकिस्तान को यही सलाह देंगे कि आपने सबसे पहले घबराना नहीं है, आपने सबसे पहले घबराना नहीं है, और आपने जो हाल ही में सायरन्स लगाए हैं वो जल्दी आपको सुनाई देंगे, बस इंतज़ार करिए। बाकी अब समय है आज के इतिहास का। आज के दिन 1995 में देश के प्रति अपना कर्तव्य निभाते हुए मेजर विक्रांत शास्त्री ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था और इन्हें मरणोपरांत सेना मेडल से सम्मानित किया गया। और आपके लिए आज का प्रश्न है कि भारत के पास सबसे एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम कौन सा है। और अब समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का, जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। उम्मीद है आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपके कोई भी सुझाव या सवाल हो तो उसके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है। और अगर आप डिफेंस रिलेटेड और भी एक्सक्लूसिव कंटेंट में दिलचस्पी रखते हैं तो आज ही प्ले स्टोर से डिफेंस स्क्वाड की सुपर ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो squadron.in पे जाके हमारे नए डिज़ाइंस को भी चेकआउट जरूर करें। बाकी जल्द मिलेंगे नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।